जो हमने पढ़ा है ना धारा विद्युत में, उसका सारांश है ये सब। देखिए क्या दिया है। पहला, सामान्य परिस्थितियों में किसी चालक में इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग निम्न कोटि का होता है, फिर भी स्विच को दबाते ही बल्ब जल उठता है, क्यों? ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा भारत देश है। हमारा भारत देश और अमेरिका के बीच की अगर डिस्टेंस को कही जाए तो भारत और अमेरिका की डिस्टेंस जो है लगभग काफी ज्यादा होंगे, 15,000 किलोमीटर। मैं 15,000 किलोमीटर लेकर के चलता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ भारत और अमेरिका के बीच में अगर हम क्या लगा दें, तार, और यहाँ पर रखें बटन और यहाँ रखें बल्ब, ठीक है, तो फिर भी यहां से बटन जैसे ही दबेगा ये बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। क्योंकि यहां से यहां तक का जो दूरी है उस दूरी पर आवेश फ्लो करेगा ना, आवेश बहेगा, और जब तक आवेश नहीं बहेगा करंट नहीं जाएगा। तो ये 15,000 किलोमीटर को या 30-35,000 किलोमीटर भी दूर है, अप्रॉक्स मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने एक ये लगाया आइडिया, ठीक है। तो 15,000 किलोमीटर दूर जो डिस्टेंस है वहां पर हमने तार लगाया और जैसे ही यहां बटन ऑन किया तुरंत यहां जल गया। क्यों? क्योंकि प्रकाश की गति कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। प्रकाश की गति 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, बल जो करंट है, विद्युत धारा, वो 2.99 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। मतलब लगभग प्रकाश की गति के बराबर विद्युत धारा क्या करती है, गति करती है, ठीक है। ये हमारा प्राकृतिक है, सूर्य की प्रकाश की गति, और इस गति को हमने खोजा है, हमारे पूर्वजों ने खोजा है, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि आपको 1 सेकेंड नहीं लगेगा यहां से यहां तक करंट को जाने में, आवेश को बहने में, इतनी फास्ट जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चंस पूछा है, ठीक है जी। प्रश्न है ऐसा क्यों होता है। तो देखिए इसका उत्तर क्या है। एक विशेष इलेक्ट्रॉन के चलने से ही किसी बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। वास्तव में स्विच को दबाने पर परिपथ के प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश के वेग से, देखो यही बताया ना, किसकी वेग से, प्रकाश के वेग से विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। अतः परिपथ के प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रॉन अपवाह वेग से गति करने लगता है। और अपवाह वेग पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। इस प्रकार नगण्य समय में ही, नगण्य समय मतलब स्विच को ऑन करते ही विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, और जैसे ही स्विच दबाएंगे बल्ब क्या हो जाता है, जल जाता है। क्लियर? ओके। इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग बहुत कम होता है तथा उन पर आवेश का मान भी बहुत कम होता है, फिर भी किसी चालक में अधिक मात्रा में धारा किस प्रकार प्रवाहित होती है। तो ये दिया गया है, I बराबर NeAVD। यहां पर मुझे बताओ ये N क्या है, क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, क्या है, चालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले आवेश का मान। अगर हमारे पास में n इलेक्ट्रॉन है तो n इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले आवेश का मान, ये हो गया। ये A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल चालक का, और ये Vd क्या है, अनुगमन वेग। गुड। तो इसके बाद में क्या कहता है कि देखिए उपयुक्त सूत्र से स्पष्ट है कि I प्रोपोर्शनल टू क्या, n। धारा तब ज्यादा बहेगी जब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो धारा का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या बहुत अधिक होती है, कितना, 10 के घात 20 प्रति क्यूबिक मीटर। अगर इतना प्रति क्यूबिक मीटर है तो हमारे पास में क्या होगा, इतने अणुओं की संख्या होगी। और एक अणुओं में, और अणुओं के अंदर में परमाणु होते हैं, और परमाणु के अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है, मतलब क्या है, महासागर है इलेक्ट्रॉनों का। इतनी ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से धारा का मान भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। नीचे क्या दिया है,
नीचे क्या लिखा है, जब इलेक्ट्रॉन किसी धातु में कम विभव से अधिक विभव की ओर चलता है तो क्या धातु के सभी इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में चल रहे होते हैं। देखिए, कम विभव से अधिक विभव, अर्थात यहां पर मैंने एक चालक बनाया, ठीक है। इस चालक पर इस तरह से ये बटन है, देखिए इस चालक पर अगर हम इसमें विभवांतर लगा रहे हैं, इसमें करंट जाएगा, ये प्लस होगा, ये माइनस। ये कौन सा विभव है, निम्न विभव। कौन सा विभव है, ये क्षेत्र निम्न, और ये क्या है, उच्च विभव है, ठीक है। प्रश्न क्या कहता है, जब इलेक्ट्रॉन किसी धातु में कम विभव से अधिक विभव की ओर चलते हैं, इलेक्ट्रॉन किसी धातु में कम विभव से अधिक विभव की ओर चलते हैं तो क्या धातु के सभी इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में चल रहे होते हैं। क्या इसमें का जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में चल रहा होगा, नहीं, आवश्यक नहीं है कि सभी इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में गति करें। धातु में उपस्थित धन आयनों की संख्या के अनुसार इलेक्ट्रॉन विभिन्न दिशाओं में गति कर सकते हैं, किंतु वे इस प्रकार गति करते हैं कि सभी इलेक्ट्रॉनों का परिणामी अनुप्रस्थ विस्थापन शून्य होता है। वास्तव में अनुगमन वेग इलेक्ट्रॉन के अनियमित तापीय वेग पर अध्यारोपित हो जाता है। इसका मतलब है कि ये जो धन आयन जो दिया गया है, ठीक है, अगर मैं एक वीडियो क्लिप के रूप में बताऊं तो आपका देखिए इलेक्ट्रॉन इस तरह से रहते हैं, ये क्या है, परमाणु है, ये क्या है, परमाणु, ठीक है। इस परमाणु में यहां पर इलेक्ट्रॉन है फ्री, यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहां पर फ्री, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये घूमेंगे ना, ये घूमते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, और ये इसमें। इस तरह से चालक में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है। तो ये घूमते घूमते हो सकता है इसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ सकता है, इसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ सकता है, और ये इसमें भी जा सकता है, क्योंकि क्या होता है, 1 सेकेंड में 6.25 गुणा 10 का घात 18 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन इस सिरे में घुस जाएगा, ठीक है जी। और उतना ही 1 सेकेंड में यहां से क्या हो जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन इस सिरे से निकलेगा। तो जब इसमें विद्युत धारा जा रही, तो मैं तो 1 इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा हूं, तो इसमें क्या होंगे, असंख्य मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। तो असंख्य क्या होंगे, इसमें परमाणु भी होगा। तो उन परमाणु के धन आयनों से टकराएगा, परमाणु से टकराएगा, तो टकराने से सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में जाएगा, यह जरूरी नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, आगे देखिए क्या कहता है, धातुओं के धन आयनों से 2 क्रमागत टक्करों के बीच, अच्छा, धातु के धन आयनों से 2 क्रमागत टक्करों के बीच का जो समय होता है उस समय को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्रांति काल बोलते हैं, ठीक, बढ़िया। क्या इलेक्ट्रॉनों का पथ सरल रेखीय होता है विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का पथ सरल रेखीय होता है, किंतु विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में प्रायः क्या हो जाता है, वक्रीय, घूम जाता है। कैसा हो जाता है, घूम जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या दिया है, कांस्टेंटन के एक तार की लंबाई, कांस्टेंटन की एक जो तार है ना, कांस्टेंटन तार, तो तार की जो लंबाई है, लंबाई को कितना करने पे कह रहा है, चौथाई। चौथाई का मतलब क्या होगा, 1/4, कितना, 1/4 कर देना है, किसको, उसकी लंबाई। जैसे ये तार है, इस तार को 4 भाग में बांट देना है, कितने भाग में, 4 भाग में बांटेंगे तो 1 भाग की तार करना है हमको, इस तार की लंबाई लेना है, तथा त्रिज्या को क्या कर देनी है, आधा। इसकी त्रिज्या मतलब ये जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल का जो त्रिज्या होगा, उस त्रिज्या को क्या कर देनी है, आधी कर देनी है। तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, 3 नंबर के प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। प्रश्न समझ में आए कि नहीं आए, अगर प्रश्न समझ में आएगा तभी आप बनाएंगे। मेरे पास में एक तार है, ठीक है, चालक तार है ऐसा। अब ये जो चालक तार है, इस तार की लंबाई यहां से यहां तक की लंबाई है, ये 20 मीटर है, कितना है, 20 मीटर है, ठीक है। और यहां से यहां तक की इसकी त्रिज्या को मैं कह देता हूं कि 6 मीटर इसकी त्रिज्या है। कितनी है त्रिज्या, 6 मीटर। समझने के लिए ना, 6 मीटर का लंबा मोटा तार तो नहीं मिलेगा, लेकिन हम मान के चलते हैं। तो प्रश्न क्या कहता है कि इस तार की लंबाई
चौथाई करने पर, लंबाई को क्या करेंगे, चौथाई, मतलब ये जो तार दिया गया है इसको कितने से भाग दे दें, 4 से भाग दे देंगे। तो इसका मतलब है अगर मैं इस लंबाई को क्या मान लेता, एल मानता तो कितना हो जाता, 1/4 और क्या हो जाता, एल हो जाता। ये समझ में आ गया। और त्रिज्या को क्या करने के लिए कह रहा है, आधा। तो इसकी त्रिज्या को आधा करूंगा तो 6 में कितना का भाग दूंगा, 2 का। अगर मैं इसे आर मान लूं तो कितना हो जाएगा, 1/2 आर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो सूत्र है वो ये है, आर बराबर रो एल अपान ए। ये रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। ये रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। अब हमने क्या किया है, इस तार को 4 भाग में जो बांटा है, तो ये 1 भाग में तार की बात कह रही है, और इसकी जो त्रिज्या है उस त्रिज्या को छोटा कर दिया, आधा कर दिया। अब इसका प्रतिरोध कितना होगा वो हमको निकालना है, इसलिए हम विशिष्ट प्रतिरोध को लेकर के चलेंगे। एल अपान क्या होता है, ए। ठीक है, तो देखिए आर बराबर रो एल अपान पाई आर का वर्ग। ये कहां से आ गया पाई आर का वर्ग, क्यों जी, पाई आर का वर्ग कहां से आया, ए के जगह में क्या रखा है, ए था ना, ए के जगह में क्या रखा है, पाई आर का वर्ग। कहां से आया, वृत्त का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, ये जो तार है ना, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। यहां से यहां तक की अगर त्रिज्या होगा तो ये वृत्त तो है ना, तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, पाई आर का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, पाई आर का वर्ग होगा। अब देखो यह जो पाई है ये कांस्टेंट है, और ये रो है वो भी क्या है, कांस्टेंट, नियतांक है। तो इस नियतांक को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। तो किसके अनुक्रमानुपाती हो गया, अगर तार लंबा होगा तो प्रतिरोध बढ़ता है, अगर त्रिज्या मोटाई अगर कम कर दें, मोटाई कम कर दें तो त्रिज्या बढ़ जाएगी, लेकिन मोटाई को बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद देखिए क्या दिया है, ये कहता है R1/R2 बराबर L1/R1 का वर्ग गुणा R2 का वर्ग बटा L2 का वर्ग। अच्छा, यहां पर R1 R2 क्यों लिखा है, तो R1 R2 इसलिए लिखा है कि पहले इसकी जो लंबाई थी, यह लंबाई कितनी थी, L। लंबाई कितनी थी पहले, L लंबाई था, इसकी ये त्रिज्या कितनी थी, R। तो ये किसका होगा, R1 का होगा। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, अब हमने क्या कर दिया, इसको जो है लंबाई को चौथाई में कर दिया और त्रिज्या को किस में कर दिया, आधा। तो अब इन दोनों की त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R2। अगर हम इसको इस भाग में बांट देंगे तो इसकी जो प्रतिरोध है इतना होगा, और अभी इसका जो प्रतिरोध है वो इतना है। ठीक है, इसलिए हमने क्या लिखा, R1/R2। ठीक है, L1 पहले की लंबाई है और L2 बाद की लंबाई है, तो L1 R1 का वर्ग गुणा R2 का वर्ग L2 इस सूत्र से ली गई है। ठीक है, अगर मैं इस सूत्र की बात करूं तो इस सूत्र में R1 को लेता तो L1 R1 का वर्ग होता, और अब वो जो छोटा कर दिया तो R2 का लूंगा तो क्या हो जाएगा, L2/R2 का वर्ग होगा ना। ठीक है, तो अगर मैं इसको R1/R2 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, L1 R1 का वर्ग का बटा क्या हो जाएगा, L2 R2 का वर्ग होगा। अब क्या होगा, ये ऊपर जाएगा ना, अगर मैं लिखूंगा R1/R2 लिखूंगा तो ये तो वैसा ही रहेगा, L1 R1 का वर्ग गुणा, ये ऊपर जाएगा ना, तो R2 का वर्ग और क्या हो जाएगा, L2। ये आ गया, इसको डायरेक्ट यहां तक लिख लिया है, इसको छोड़ दिया है, तो समझ में आ गया। ओके, अब देखिए मैं ये L2 को यहां ले जाता हूं, R1 को यहां ले आता हूं, R1 का वर्ग R2 का वर्ग ये ले आया। ठीक है, अब क्या किया इसने कि L2 को क्या किया गया, देखो L2 को मैंने क्या किया है, क्या ना, और L1 L2 बराबर क्या हो जाएगा, 4। L2 बराबर
मतलब इसको मैंने ऐसा काट दिया, तो अब इसको लंबाई को L1 माना, तो अब इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, यहां से काटा तो L2 हो जाएगा ना। तो L2 की लंबाई कितनी होगी, L1 का कितना होगा, आधा होगा ना। तो अगर मैं 4 को यहां लिखूं तो L1 बटा क्या हो जाएगा, L2। तो ये देखो L1 बटा L2 कितना हो गया, 4। L1 बटा L2 बराबर कितना हो गया, 4। इस 4 को उठा के यहां रखा जा सकता है, रखा जा सकता है ना इसको यहां। लेकिन ये R2 R1 में भी कुछ हो रहा है। R2 R1 में क्या हो रहा है देखो, R2 बराबर क्या लिखूंगा, R1 बटा क्या हो जाएगा, 2 होगा ना, आधा कर दिया है तो 2 को यहां ले आता हूं तो ये क्या हो जाएगा, R1 बटा क्या हो जाएगा, R2। तो कितना होगा, 2 हो गया ना। R1 बटा R2 की जगह में क्या रखूं, इसकी जगह में क्या रखूंगा, इसकी जगह में क्या रखूंगा, 4 गुणा 1 के बटा, इसकी जगह में क्या रखूंगा, 2 रखूंगा ना, किसकी जगह में रखूंगा, R1 बटा R2 के जगह में, किसके जगह में, R1 बटा R2 को। तो इसको क्या करता हूं, यहां R2 बटा R1 है, तो R2 बटा R1 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 के बटा 2 हो जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा, 1 के बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये 4 है और 2 ने कितना हो जाएगा, 4। ये 4 और ये 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितना आएगा, कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1। तो R1 बटा R2 बराबर कितना आ गया, 1। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, R2। उसके प्रतिरोध में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। समझाने में तो समझ आ गया, लेकिन आप लोग को बनाओगे उस समय परेशानी होगा, तो फिर ठीक समझ में आ गया, R1 बराबर R2। चलिए ठीक है, फिर अब इसके बाद में हम कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस में देखते हैं। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस क्या हैं, यहां देखो, जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाता है तब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छ गति किस प्रकार प्रभावित होती है। देखिए, जब किसी चालक के सिरों पर क्या लगाते हैं, करंट, जैसे ही करंट लगाते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छ मतलब उसकी गति कैसा होता है। ये हमारा क्या है, ये क्या है, चालक है। ठीक है, इस चालक पर हम क्या कर रहे हैं जी, करंट लगाएंगे इसमें। तो जैसे ही करंट विभवांतर लगाएंगे तो ये तो पहले करंट लगाने से पहले यहां पे मुक्त इलेक्ट्रॉन जिग जैग घूम रहा था, अनियमित रूप से सरफेस में गति करते रहता है ना। इसकी गतिज ऊर्जा इतनी ज्यादा नहीं होती है कि ये एक से दूसरी ओर जा सके, जिसकी वजह से ये जो है इलेक्ट्रॉन आपका करंट प्रवाहित नहीं करता। लेकिन जैसे ही विभवांतर लगा देते हैं तो क्या होता है, बोल रहा। तो जब किसी चालक के दोनों सिरों के परितः विभवांतर आरोपित किया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छ गति धनात्मक सिरे की ओर होती है, अर्थात उच्च विभव के सिरे की ओर होती है। तो धनात्मक की ओर क्यों होती है, क्यों होती है प्रदीप, धनात्मक की ओर क्यों होती है इलेक्ट्रॉन, इस सिरे की ओर क्यों आता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ना, तो क्यों जाता है इधर, प्लस की ओर क्यों आता है, खुद माइनस है, ये नेगेटिव है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इसको आकर्षण कर देता है, ये उच्च विभव उसको खींचता है अपनी ओर, तो ये खिंचाव महसूस करता है, इसी वजह से इसमें अनुगमन वेग चालू हो जाता है। ठीक है, ओके, आगे देखिए। दो समान लंबाई के तथा समान प्रतिरोध के तांबे तथा मैग्नीज के तार हैं, इनमें से कौन सा तार मोटा तार होगा। तो मोटा तार में देखिए, ये आपका सूत्र है A प्रोपोर्शनल टू रो। जब L व R नियत है, चूंकि मैग्नीज के लिए रो का मान तांबे से अधिक होता है या अधिक है, अतः मैग्नीज का तार तांबे के तार की अपेक्षा अधिक मोटा है। अगर क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर का पूछेगा, CBSE में 2012 में पूछा है। उच्च तनाव बैटरी, हाई टेंशन के जो तार होते हैं, हाई टेंशन के तार कौन सा, वो जो ऊपर में लगा हुआ है ना, 23,000 वोल्टेज का करंट का जो जाता है, या फिर ट्रेन चलने वाली जो 25,000 वोल्टेज का जो करंट उसमें जो जा रहा है,
50,000 का करंट जाने के लिए जो तार बनाई जाती है, हीटर है, हीटर में हमारा जो करंट जाता है, इंडक्शन है जिसमें करंट जाता है, वाटर हीटर है जिसमें करंट जाता है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, उस मशीन की क्या बोलते हैं, करंट जो जाता है वो सब क्या होते हैं, हाई टेंशन के तार होते हैं, उससे बहुत ज्यादा करंट रहता है। तो कहता है कि बहुत ज्यादा करंट होता है तो उसकी आंतरिक प्रतिरोध को क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो ज्यादा क्यों होनी चाहिए, तो इसी सिंपल बताओ। अगर पतला तार में मैं बहुत ज्यादा करंट को डाल दूं तो क्या होगा, क्यों जल जाएगा, क्योंकि धारा का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा और उतने धारा को वो तार सह नहीं पाएगा, इसलिए वो तार क्या हो जाएगा, गल जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी आंतरिक प्रतिरोध क्या है, कम है, आंतरिक प्रतिरोध कम है, जिसकी वजह से जब हाई टेंशन के तार को दिया जाता है, बहुत ज्यादा करंट दिया जाता है, तो करंट देने से वो उस धारा को मान को रख नहीं पाता है, जिसकी वजह से उसके तापीय मान बढ़ जाता है, तार गल जाता है। देखो क्या लिखा है यहां पर, यदि उच्च तनाव बैटरी के विद्युत परिपथ में बाह्य प्रतिरोध का मान अधिक नहीं है तो उस परिपथ में सुरक्षा सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। हर तार की एक सीमा होती है ना, ये इतना करंट ले सकता है, इतना करंट जा सकता है इसमें, तो उस सुरक्षा सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। किंतु यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान अधिक है, प्रतिरोध का मान ज्यादा है, तो परिपथ में बहने वाली धारा कभी 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 भी, ये कभी कभी नहीं है, कभी भी सुरक्षा सीमा को लांघ नहीं सकती, अतः उच्च तनाव बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध को अधिक होना चाहिए। चलिए इसको एक छोटा सा और ये में हम समझने का प्रयास करते हैं। हमारा जो एलईडी बल्ब होता है, जो बोर्ड रहते हैं ना, उस बोर्ड में लाल कलर का जलते रहता है, पता चल जाता है कि इसमें करंट है कि नहीं है। तो 220 वोल्ट का करंट जब उस छोटे से एलईडी बल्ब पे जाएगा तो जलेगा, वो कट जाएगा, नहीं जलेगा। तो वो कैसे जलता है, तो उस बल्ब के पास जाने से पहले उसमें क्या लगा रहता है, प्रतिरोध। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका मोबाइल है, मोबाइल को आपको क्या करना है, चार्ज करना है, और आपका मोबाइल को चाहिए, आपने देखा होगा मोबाइल के बैटरी में 12 वोल्ट लिखा रहता है, ठीक है, 12 वोल्ट लिखा रहता है, 6 वोल्ट लिखा रहता है, 5 वोल्ट लिखा रहता है। तो ये जो बैटरी का जो चार्जर है, इस चार्जर का जो वैल्यू है वो 12 वोल्ट है। तो 12 वोल्ट है और हम दे कितना रहे हैं, 220 वोल्ट। तो इसमें से 108 वोल्ट कहां गया जी, 108 वोल्ट कहां गया, तो हम 108 वोल्ट का करंट उसके अंदर ना जाए, इसलिए हमने उसमें क्या लगा रखा है, प्रतिरोध। उतने करंट को क्या कर लेता है, वो अवशोषित कर लेता है। और अगर हम पूरा 220 वोल्ट का करंट को हम मोबाइल पे डाल दें तो क्या होगा, मोबाइल ब्लास्ट हो जाएगा, जल जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो लेसन से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमने इसमें पढ़ने के बाद अब हमारे व्यवहारिक जीवन में जो आ रहा है वो हमारी समझ में आ रहा है कि हमको ये विद्युत धारा क्यों पढ़ना था। हाँ, वोल्ट और वाट में, चलो ठीक है बताते हैं। देखो ये है आपका एक चालक, ठीक है, इस चालक में आप जैसे ही करंट विभवांतर लगाते हैं, इसमें विभवांतर लगाएंगे, तो विभवांतर लगाने के बाद इसके अंदर में EMF, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और ये जो विद्युत वाहक बल है, इसका SI मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। ये वोल्ट क्या करता है, आवेश को जाने के लिए बल देता है। ठीक है ना, जैसे मान लो कि कहीं हम ऊंची दीवार होती है, उसमें आदमी चढ़ नहीं पाता है, तो कोई उसको धक्का देता है ना, धक्का देके चढ़ाता है। जैसे बस है, बस में नहीं चढ़ पा रहे तो पीछे से धक्का दिया जाता है। तो आगे बढ़ने के लिए जो धक्का देने का जो काम करता है वो कौन है, वोल्ट है। ठीक है, और शक्ति जो दिया गया है, कल नहीं आया था क्या तू क्लास में, नहीं आया था ना, हाँ जब इसको पढ़ाया तो तुम नहीं आए थे। P बराबर क्या होता है, W बटा T होता है, और इसका SI मात्रक क्या होता है, वाट।
मतलब उसकी कितनी शक्ति है, कितनी पावर है, कितनी ताकत है, उसको अगर हम करेंगे तो वो वाट है। वो बताएगा कि आप बिजली कितना खर्च ले रहा है। जैसे 9 वाट का बल्ब है तो 9 वाट का बल्ब वो कितना ऊर्जा लेगा, वो कितनी हीट करेगा, कितनी आपकी विद्युत शक्ति को खींचेगा, वो वाट बताएगा। ठीक है, जैसे आप हीटर खरीदते हैं या वाटर हीटर खरीदते हैं, तो हीटर या वाटर हीटर खरीदेंगे तो उसमें दिया रहता है आपको 1100 वाट का चाहिए, 11,000 वाट का चाहिए, कि ठीक है 12,000 वाट का चाहिए, ठीक है 500 वाट का चाहिए, कितना वाट का चाहिए, तो वो वाट पूछता है। वाट कहने का मतलब क्या है? वाट कहने का मतलब यह है कि आपको कितनी ऊर्जा चाहिए। जैसे वाटर हीटर में आप 5 मिनट में भी आपका 1 बाल्टी पानी गर्म हो जाएगा, या 20 मिनट में आपका पानी गर्म होगा, आधा घंटा भी ले लेता है, कभी कभी 40 मिनट ले लेता है। तो 40 मिनट में आपका गर्म हो रहा है तो उसका वाट क्या है? बहुत कम है। और जो 5 मिनट में गर्म कर दे रहा है उसका वाट क्या है? बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा करंट खींचेगा ना वो। तो करंट खींचना, ठीक है, वो कितना पावर है, कितना विद्युत ऊर्जा को खत्म करेगा, कितना विद्युत ऊर्जा लेगा, वो वाट बताएगा। ठीक है, 1 HP बराबर कितना होता है? कल लिखवाया था 746 वाट होता है। ठीक है जी। तो आपका HP मतलब क्या होता है? हॉर्स पावर। क्या होता है? हॉर्स पावर, या अश्व शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अश्व शक्ति। अब ये वोल्ट जो है ये आवेश को धक्का देकर के आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। ठीक है ना। और जब तक आवेश इस ओर नहीं पहुंचेगा, यहां से धारा आगे नहीं बहेगी। ठीक है जी। तो विद्युत वाहक बल जो होता है वो वोल्ट क्या करता है? आवेशों को बहने के लिए ताकत दे रहा है कि आगे जा, आगे जा। ठीक है, लेकिन प्रतिरोध क्या कर रहा है? उसको आगे नहीं जाने दे रहा है। जैसे बस भीड़ रहता है ना, तो वो जो दरवाजे पर रहता है उसको धक्का देता है, कंडक्टर धक्का देता है ना, चलो अंदर चलो। लेकिन अंदर में जो भीड़ रहता है वो क्या करता है? उसको बाहर ही करता है ना। और कितना करेगा? यहां तो पूरा भीड़ भरा हुआ है, तो जो भीड़ भरा है करके उसको बाहर करते हैं वो लोग प्रतिरोध है। और ये इसको खींच रहा है अंदर, वो क्या है? वोल्ट है। और वो जो आदमी है वो क्या है? आदमी वो क्या होगा? आवेश है वो। और उसको धक्का मार मार के इंजन तक ले जाता है कि नहीं? ले जाता है ना। वो उधर से चढ़ेगा, चलो यहां इधर खिसको, इधर खिसको, तुम आगे आओ, तुम आगे आओ, ऐसा करके खींच खींच करके ले जा रहा है ना उसको। तो समझ में आ गया ना, ये एक बस ही है। ठीक है। और कल जैसे आपने कह रहा था कि करंट हमको अगर हवा में लटकेंगे, छुएगा तो करंट आएगा कि नहीं, तो मैंने आपको आंसर दिया था कि हमारे शरीर में कितनी होती है? 10 किलो ओम का क्या होता है? प्रतिरोध होता है। ये ध्यान रखना है। ठीक है। आगे देखो, और बहुत सारी चीजें दी गई हैं। ये कार चलाए हो एक आध बार? नहीं चलाए हो ना? अभी मत चलाना जब तक 18 साल के नहीं होगे, नहीं तो पुलिस पकड़ लेगा। ठीक है, आपके ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बनेंगे। जब किसी मोटर कार को चालू करते हैं तो उसका हेडलाइट कुछ मंद पड़ जाती है। क्यों? तो कार में तो सभी बैठे हो। कार को जब चालू करते हैं तो लाइट जल रहा है, कार को चालू करते हैं तो लाइट थोड़ा सा क्या हो जाता है? धीमा हो जाता है। क्यों होता है? जब मोटर कार को चालू करते हैं तो स्टार्टर का काम क्या है? मशीन को चालू करना। और मशीन जब चालू हो जाता है तो स्टार्टर अपनी जगह पे आ जाता है। यह दुर्भाग्य है कि ये जो स्टार्टर दिया गया है ये पहले हमारे सिलेबस में था, अब सिलेबस को धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजों को, टॉपिक को हटाया जा रहा है। ठीक है जी, पढ़ नहीं पा रहे हैं करके टॉपिक को कम किया जा रहा है। लेकिन नीट और जेई में जब पढ़ोगे तो ये आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो जब मोटर कार को चालू करते हैं तो स्टार्टर द्वारा बैटरी से अधिक धारा ली जाती है, और जैसे ही अधिक धारा लेंगे तो V बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन माइनस IR। ये हमने कहां पढ़ा है? ये कहां पढ़ा है इसको? सेल की आंतरिक प्रतिरोध। कहां पढ़े हैं? सेल की आंतरिक प्रतिरोध में पढ़े हैं। तो जैसे ही हम धारा ज्यादा लेंगे तो इसका मान बढ़ेगा, और जब इसका मान बढ़ेगा तो वोल्ट का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इस वोल्ट का मान कम होने की वजह से, विभवांतर कम होने की वजह से जो हेडलाइट है वो क्या हो जाता है? मंद पड़ जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। यही काम आप घर में बोर चालू करते हो ना, तो बोर में भी वैसे ही होता है। बोर चलते रहता है तब तक लाइट कम रहता है। अगर आपका हीटर जल रहा है तो हीटर में भी क्या होता है? घर की लाइट कम हो जाती है। ठीक है ना। उसका आगे में दिया होगा, देखो क्या लिखा है इसके बाद आगे वाला।
आगे वाला क्या है जी? इसी सेल से बहने वाली धारा का मान बढ़ाने पर उसके सिरों पर विभवांतर कम हो जाता है। क्यों? धारा का मान को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो उस पे लगने वाले विभवांतर का मान कम हो जाता है। तो ये भी वही है, धारा का मान इसको बढ़ाओगे तो वोल्ट तो कम होगा। ठीक है, आगे देखिए, क्या कारण है कि उच्च सामर्थ्य का विद्युत हीटर मेंस में लगाने पर घर में जल रहे अन्य बल्बों की रोशनी कुछ कम पड़ जाती है? तो वही पिछले अभी जो उत्तर दिया, ठीक है ना, ये वाला कार वाला उत्तर दिया ना, तो कार वाला उत्तर इसमें भी आएगा कि आपके घर में जो बड़ा मशीन है, उस मशीन को चालू करते ही घर के जितने भी बल्ब हैं, पंखे हैं, सब क्या हो जाते हैं? धीमा हो जाता है। ठीक है, ये देखो, बाइक तो सभी चलाते हो लगभग, ठीक है ना, स्कूटी वगैरह, बाइक वगैरह कुछ चलाए हो या फिर बैठे हो, तो ठंड दिनों की तुलना में गर्म दिनों में कार की इंजन चालू करना आसान होता है। बाइक का भी वैसी होता है, ठंड पड़ गया बोलते हैं ना, ठंड पड़ गया, चालू नहीं हो रहा है, तो ठंड दिनों में बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है? अधिक। ठंड दिनों में बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है, और गर्म दिनों में क्या हो जाता है? कम। इस प्रकार ठंडे दिनों की तुलना में गर्म दिनों में बैटरी से अधिक धारा प्राप्त होती है, अतः कार का इंजन क्या हो जाता है? आसानी से चालू हो जाता है। क्लियर? कम विभव के स्रोत का विभव कम होता है। अब ये भी वही है, आगे देखिए, ये देखो, किसी सेल का सिरों का विभव कम होता है। जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं उसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, बाकी को तुम लोग पढ़ना। ये देखो, विभव मापी में लंबे तार, विभव मापी आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये आएगा। और क्या लिखा है? चांदी के तार का तो उपयोग नहीं कर सकते, बहुत महंगा है ना। तो ये विद्युत परिपथ में उपयोग में लाने जाने वाले तार तांबे या एल्युमिनियम के बने होते हैं। क्यों? ये जो तार है ना हमारा, जिसमें करंट जाती है, वो करंट जाती है उसमें क्या कौन सा रहता है? या तो तांबा होगा या क्या होगा? एल्युमिनियम। जो पंखे होते हैं, उस पंखे में कॉइल लगा रहता है ना, तो कॉइल लगा रहता है, तो उस कॉइल में अगर आपका एल्युमिनियम का तार लगा है तो उस पंखे की कोई गारंटी नहीं है। घर में लाते ही, चालू करते ही क्या हो सकता है? वो उड़ सकता है। लेकिन जिसको तांबे की तार से अगर हमने उस कॉइल को बनाया है तो लगभग 1 साल 1.5 साल का उसमें क्या देता है? वारंटी देता है ना। इन पदार्थों का विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है तथा विद्युत चालकता अधिक होती है, अतः इन्हें परिपथों में संयोजी तार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये क्वेश्चंस ना पूछ करके क्वेश्चंस को घुमा देगा। कैसे? इसमें लोहा कर देगा। ठीक है, क्या लिखेगा? विद्युत परिपथों में उपयोग में लाए जाने वाले तार लोहे का नहीं बनाया जाता। क्यों? तो लोहे का क्यों नहीं बनाया जाता? क्योंकि उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, और प्रतिरोध ज्यादा होगा तो विद्युत धारा का क्या है? ऊर्जा। जैसे विद्युत वाहक बल, मान लो कि बस खचाखच भरा है और पतला कंडक्टर है, कंडक्टर क्या है? पतला है, और एक आदमी को अंदर ठूस के भरना है, वो पतला आदमी भर पाएगा कि वो उसको ये कर देगा? तो उसको थोड़ा क्या होना चाहिए? मोटा हट्टा कट्टा होना चाहिए ना, ज्यादा ताकत होना चाहिए। तो ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं ना, पतले से हम मोटा आदमी ला रहे हैं, ऊर्जा बढ़ा रहे हैं। तो लोहा को अगर आप बनाओगे तो लोहा का प्रतिरोध ज्यादा है, तो लोहा का प्रतिरोध ज्यादा होगा तो विद्युत ऊर्जा को हमको क्या करना होगा? ज्यादा देना होगा। यही वजह है कि हमारा जो तार होते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो, जैसे तांबे में बहुत ज्यादा होता है एल्युमिनियम की अपेक्षा, लोहे में कम होता है, एल्युमिनियम में ज्यादा होता है। इसलिए इन दोनों को तार को हम क्या करते हैं? घर में तार के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, क्या यह विद्युत आवेशित है अथवा नहीं? मतलब तार में क्या बह रही है? करंट। तो तार में करंट बह रही है, धारा बह रही है, तो धारा बह रही है तो क्या वो तार आवेशित है? ठीक है, आवेशित के बारे में क्या बताया? घर्षण करने से आवेश हो जाता है ना। तो आप इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। ये देखो, मैंने क्या बताया था? ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। यहां इलेक्ट्रॉन है, 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 यही बताया था ना। जैसे ही इस परमाणु से जब इसमें हम विद्युत विभवांतर लगाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। क्लियर?
तो यहां पर इलेक्ट्रॉन आएगा कि नहीं आएगा? इधर वाला इलेक्ट्रॉन ये जा रहा है तो यहां आएगा ना, यहां इलेक्ट्रॉन आएगा और यहां आएगा। मतलब यहां पर प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या घट नहीं रही है। ठीक है जी, घट नहीं रही है। मुक्त इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो इसके पास में इधर से मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन चला गया तो फिर इसमें आ गया, फिर इसमें चला गया तो फिर इसमें आ गया। इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? बराबर है। तो क्या ये आवेशित होगा? क्या ये आवेशित होगा? नहीं, क्योंकि आवेशित में हमने क्या सीखा था? इलेक्ट्रॉन या तो कम हो जाते हैं या इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है, तभी क्या होते हैं वो आवेशित होता है, धन आवेशित या ऋण आवेशित। तो यहां पर तो दोनों बराबर हैं, इसलिए विद्युत धारा अगर बह रही है तो नहीं होगा। ये देखो लिखा है तार आवेशित नहीं है, क्योंकि तार में विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट दिशा में अपवाह वेग के कारण प्रवाहित होती है, जबकि इसमें उपस्थित धन आवेश प्रोटॉन गति नहीं करते हैं। तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन तथा तार में उपस्थित प्रोटॉन का किसी समय में मान एक समान होता है, जिसके कारण कुल आवेश क्या होते हैं? शून्य। पी और ई क्या होते हैं? बराबर, इसलिए आवेशित नहीं होते। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ना? नहीं तो कहेंगे धारा बह रही तो वो आवेशित होगा, पर वो आवेशित नहीं है। प्रदीप कुछ पूछना है? नहीं पूछना है। इसको तो बता ही दिया था, अदिश राशि होता है। किसी धात्विक चालक में अपवाह वेग का मान उसके ताप में वृद्धि संगत किस प्रकार परिवर्तित होता है? और ये देखो 2016 में पूछा है सीबीएसई में प्रामाणिक प्रतिरोध तथा प्रतिरोधक तार कांस्टेंट तथा मैग्नीन मिश्र धातुओं के बनाए जाते हैं, क्योंकि इन मिश्र धातुओं के तापन गुणांक का मान क्या होता है? कम होता है, और प्रतिरोधकता क्या होती है? अधिक होता है, इसलिए बनाई जाती है। और इसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं, ये देखो और कुछ दिया है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश एवं अपवाह वेग अत्यंत कम है तो चालकों में इससे प्राप्त धारा का मान अधिक कैसे होगा? ये दिया गया है। क्योंकि चालकों में आवेशों की संख्या घनत्व अत्यधिक होती है, इसका मान 10⁻29 प्रति क्यूबिक मीटर होता है। अभी हमने 10⁻20 पढ़ा था ना? 10 कितना पढ़ा था? 20। यहां पर कितना दे दिया है? 10⁻29। गलत है क्या? गलत है? नहीं है। वहां पर अणु कहा था, यहां पर क्या है? परमाणु है। ठीक है, ओके। तो इस तरह से इसमें जो क्वेश्चंस आपका जो दी गई हैं, परीक्षा बोर्ड से भी पढ़ना, परीक्षा बोर्ड में भी ऐसे इसी क्वेश्चंस मिलेंगे। ये 2 नंबर के क्वेश्चंस हर साल पूछते ही हैं, तो 2 नंबर के क्वेश्चंस आप